तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अवक्रिया की कोटि और आणविकता। तो अवक्रिया की कोटि और आणविकता की परिभाषा देते हुए इनमें अंतर लिखना है। तो देखिए, अवक्रिया की कोटि क्या है। किसी रासायनिक अवक्रिया में दर नियम समीकरण में दर्शाए गए अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योग को उस अवक्रिया की कोटि कहते हैं। जैसे यदि किसी रासायनिक अवक्रिया के लिए दर है, दर नियम समीकरण दर बराबर k गुणे A के सांद्रण की घात x और B के सांद्रण की घात y है, तो अवक्रिया की कोटि होगी x प्लस y, अर्थात रासायनिक अवक्रिया के दर नियम समीकरण में दर्शाए गए अभिकारकों के सांद्रण के घातों के योग को अवक्रिया की कोटि कहते हैं। यदि यह सांद्रण की घात यहाँ 1/2 और 3/2 हो, तो अवक्रिया की कोटि हो जाएगी 1/2 प्लस 3/2 बराबर 2, अर्थात यह द्वितीय कोटि की अवक्रिया होगी। इसी प्रकार यदि सांद्रण की घातें हैं 3/2 और -1, तो अवक्रिया की कोटि क्या होगी? 3/2 - 1 बराबर 1/2। ये अवक्रिया की कोटि होगी। आणविकता की परिभाषा देखते हैं। आणविकता क्या है? किसी रासायनिक अवक्रिया के मंद पद या दर निर्धारक पद में भाग लेने वाले अभिकारकों अर्थात परमाणु, अणु या आयन की वह संख्या जिनके बीच टक्कर के फलस्वरूप अवक्रिया संपन्न होती है, उस अवक्रिया की आणविकता कहलाती है। तो आणविकता और अवक्रिया की कोटि की परिभाषा के पश्चात दूसरा अंतर देखिए कि अवक्रिया की कोटि 0, 1, 2, 3 इत्यादि हो सकती है, जबकि इसकी किसी भी अवक्रिया की आणविकता 0 नहीं होती। तीसरा अंतर है, यह भिन्नांक भी हो सकती है। भिन्नांक अर्थात 1/2 या 1.5 हो सकती है, लेकिन यह भिन्नांक नहीं होती, यह केवल पूर्ण संख्या होती है, जैसे 1, 2, 3 इत्यादि। चौथा अंतर है कि अवक्रिया की कोटि प्रायोगिक विधि द्वारा ज्ञात की जाती है, या यह कह सकते हैं कि अवक्रिया की कोटि प्रायोगिक मान है, प्रयोगों के द्वारा ज्ञात किया जाता है, जबकि आणविकता सैद्धांतिक मान है। इसे अवक्रिया को देखकर पता लगाया जा सकता है, जबकि इसे प्रयोग द्वारा पता लगाया जाता है। पांचवा अंतर हम ये कह सकते हैं कि जब कोई जटिल अवक्रिया होती है, अर्थात एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, तो अवक्रिया की कोटि का संबंध उसके प्रारंभिक और जटिल पदों अर्थात सभी पदों से संबंध होता है, जबकि जब कोई जटिल अवक्रिया होती है, उसमें आणविकता का संबंध केवल प्रारंभिक पद से होता है। तो ये अवक्रिया की कोटि और आणविकता की परिभाषा एवं अंतर है। इसके पश्चात देखिए कि अवक्रिया की कोटि के आधार पर अवक्रिया को कई भागों में बांटा गया है। तो विभिन्न कोटि की अवक्रिया के लिए
दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई। इससे पहले आप अभिक्रिया की कोटि और आणविकता की परिभाषा एवं अंतर में इसको नोट्स बना सकते हैं। ये आपके सामने स्पष्ट है, इसे नोट्स के रूप में उतार सकते हैं। इसके पश्चात देखिए, विभिन्न कोट की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई अर्थात K की इकाई। तो इसे हम इस तरह से रखेंगे, अभिक्रिया की कोट और दर समीकरण और K की इकाई। तो यदि अभिक्रिया शून्य कोट की है तो दर समीकरण उसका क्या होगा, dx/dt बराबर K गुणे A के सान्द्रण की घात शून्य। यहां हम यह मानेंगे कि कोई अभिक्रिया इस प्रकार होती है जैसे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, तो ये अभिकारक है, ये अभिकारक है। तो यदि शून्य कोट की अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया दर उसके अभिकारक के सान्द्रण के शून्य घात के समानुपाती होगी। तो यहाँ चूंकि किसी के घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है, अर्थात dx/dt बराबर K हो जाएगा। तो यहाँ दर स्थिरांक की इकाई वही होगी जो अभिक्रिया दर की इकाई होगी। तो K की इकाई क्या होगी, K की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, क्योंकि अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होती है। अतः शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई भी मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड होगी। अब देखते हैं प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए। प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए दर नियम समीकरण dx/dt बराबर होगा K गुणे A के सान्द्रण की घात 1। एक लिखें या न लिखें, 1 बराबर है। तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि जब अभिकारक का सान्द्रण 2 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया दर भी 2 गुनी हो जाती है, अर्थात इसके सान्द्रण के 1 घात के समानुपाती है। तो यहाँ K की इकाई जब हम ज्ञात करेंगे तो K बराबर हो जाएगा dx/dt अर्थात अभिक्रिया दर बटे सान्द्रण A का सान्द्रण, अर्थात K की इकाई क्या होगी, अभिक्रिया दर की इकाई बटे सान्द्रण या सान्द्रण की इकाई। तो ये क्या हो जाएगा, अभिक्रिया दर की इकाई मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, जबकि सान्द्रण की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। तो मोल प्रति लीटर से मोल प्रति लीटर कट हो जाएगा और यहाँ आएगा प्रति सेकंड। तो ध्यान देने की बात है कि प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई केवल प्रति सेकंड होती है। अब हम देखते हैं द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए। द्वितीय कोट की अभिक्रिया के लिए
दर नियम समीकरण dx अपान dt बराबर k गुणे सांद्रण a के सांद्रण की घात 2। यह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि अभिक्रिया दर अभिकारक के सांद्रण के 2 घात के समानुपाती है। इससे तात्पर्य यह भी हुआ कि जब अभिकारक का सांद्रण 2 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया दर 4 गुनी हो जाती है, अर्थात इसके 2 घात के समानुपाती होगी। यहाँ k की इकाई जब ज्ञात करेंगे तो अभिक्रिया दर बटे सांद्रण गुणे सांद्रण, अर्थात मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड बटे मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर। तो एक कट हो जाएगा और इसका उत्तर आ जाएगा। ये लीटर ऊपर जाएगा तो इसकी घात धनात्मक हो जाएगी और मोल की घात ऋणात्मक हो जाएगी, सेकंड पहले से रहेगा। तो ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। तृतीय कोटि की बात करें तो दर नियम समीकरण होगा dx अपान dt बराबर k गुणे a की घात 3, अर्थात k बराबर हो जाएगा अभिक्रिया दर, ये अभिक्रिया दर है, अभिक्रिया दर बटे सांद्रण गुणे सांद्रण गुणे सांद्रण, अर्थात मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड अभिक्रिया दर की इकाई, सांद्रण की इकाई मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर गुणे मोल प्रति लीटर। तो ये एक कट हो जाएगा, ये लीटर लीटर दोनों हैं तो 2 हो जाएंगे माइनस के, ऊपर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो लीटर स्क्वायर मोल मोल ऊपर जाएंगे तो -2 और सेकंड पहले से है। तो ये तृतीय कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई है। इस प्रकार सभी कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई ज्ञात कर ली जाती है। अब यदि प्रश्न है कि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई, दर स्थिरांक की इकाई या दर स्थिरांक के बराबर 2.3 × 10⁻⁵ प्रति सेकंड है, तो वह अभिक्रिया किस कोटि की होगी? तो आप दर स्थिरांक की इकाई से स्पष्ट कर सकते हैं कि इसकी इकाई प्रति सेकंड दी हुई है, अर्थात यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया होगी। यदि दर स्थिरांक बराबर 4.0 गुणे 10⁻⁻2 लीटर मोल प्रति सेकंड, लीटर प्रति मोल प्रति सेकंड है, तो यह अभिक्रिया किस कोटि की होगी? यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। यदि दर स्थिरांक का मान यह दिया हुआ है तो अभिक्रिया द्वितीय कोटि की होगी। इस प्रकार छोटे छोटे सवालों को आप हल कर सकते हैं और इसे भी नोट कर सकते हैं, अर्थात विभिन्न कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई लिखना है।